सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारे केंद्र में समय समय पर राजनीतिक दल या सरकारों के द्वारा की जाने वाली घोषणाएं हैं। इसकी पृष्ठभूमि में आज मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट है। इससे कुछ समय पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी बजट प्रस्तुत किया था हरियाणा विधानसभा में। इधर अशोक गहलोत के द्वारा भी बजट प्रस्तुत किया गया था राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में भी 6 तारीख को बजट प्रस्तुत होना है। बजट के अंतर्गत सरकार बताने की कोशिश करती है कि उसके आने वाले समय में प्राथमिकता क्या है, किस तरीके से उसके पास पैसा आने वाला है और उस पैसे का वह किस तरीके से जन कल्याण के लिए उपयोग करने वाली है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी यह बजट आज प्रस्तुत किया। 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का भारा भरकम बजट आज जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किया। उसमें तमाम योजनाओं के संदर्भ में बताया गया, स्थापना व्यय के संदर्भ में बताया गया। महत्वपूर्ण जो बात बताई गई वो ये कि शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के संदर्भ में बेहद संवेदनशील है, खासतौर पर उन महिलाओं के संदर्भ में जो आर्थिक रूप से विपन्न है, अशक्त है। और इसी के तहत पहले उनकी एक योजना चलती थी लाडली लक्ष्मी, काफी चर्चित योजना रही, काफी लोकप्रिय योजना रही और इसने शिवराज सिंह को राजनेता के मुकाबले मामा के तौर पर भी घर घर में पहुंचाने का काम किया। अब उसको और विस्तार करने की कोशिश शिवराज सिंह कर रहे हैं। उसके तहत उन्होंने ऐलान किया लाडली बहना योजना के संदर्भ में, जिसके तहत तमाम महिलाओं को 1000 रुपए महीना राशि प्रदान की जाएगी। इसके संदर्भ में तकरीबन 7000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। घोषणा की गई है जो भी बच्चियां 12वीं का एग्जाम प्रथम श्रेणी में पास करेंगे उन सबको ई-स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा भी तमाम घोषणाएं। राजस्थान में अशोक गहलोत भी इसी प्रकार की संदर्भ में तमाम ऐलान किए। उन्होंने सिलेंडर के संदर्भ में घोषणा कर दी कि गैस सिलेंडर 500 रुपए में वह उपलब्ध कराएंगे। कुछ राज्यों में 2 सिलेंडर प्रति वर्ष मुफ्त उपलब्ध कराने के संदर्भ में बात कही गई है। कहीं टीवी मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है, कहीं गैस मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। समाजवादी पार्टी ने तो चुनाव के दौरान ऐलान कर दिया था कि हर व्यक्ति को 3 लीटर 5 लीटर तेल भी मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 1 दशक से देश के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी की श्रेष्ठता पर कोई संदेह नहीं है। जनता उनके पीछे है, जनता का समर्थन उनके साथ है और नरेंद्र मोदी की बात को देश और दुनिया दोनों ही गंभीरता से लेती है। नरेंद्र मोदी ने बीच में जनसभा को संबोधित करते हुए इस बात पर बेहद क्षुब्धता जाहिर की थी, नाराजगी जाहिर की थी, खिन्नता जाहिर की थी कि ये जो फ्री बी का खेल चल रहा है, रेवड़ी बांटने का काम चल रहा है, ये देश और प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, ये बंद होना चाहिए। ये वोट की राजनीति के चक्कर में जो काम हो रहा है ये देश को बदहाल कर देगा, कंगाल कर देगा। हमें लगा देश का इतना बड़ा नेता, देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बात कह रहा है तो तमाम राज्यों की सरकारें उनकी बात को गंभीरता से न केवल सुनेंगी बल्कि उस पर अमल करने के लिए भी प्रयास करेंगी। लेकिन विपक्षी दलों की बात तो छोड़िए, स्वयं भाजपा शासित राज्य भी इस बात को क्या अनसुना कर रहे हैं या रेवड़ी का मायने अलग अलग है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में जो घोषणाएं की जाती हैं वो जन कल्याण की हो जाती हैं और गैर भाजपा शासित राज्यों में सरकारें अगर कोई ऐलान करती हैं या दल ऐलान करते हैं तो वह वोट लुभावन राजनीति के तहत कटघरे में खड़ी कर दी जाती है। इस पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत क्या जायज क्या नाजायज। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि जिस मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं उस मध्य प्रदेश की अपनी माली हालत क्या है। आंकड़े ये बताते हैं कि जिस मध्य प्रदेश में आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट प्रस्तुत किया गया और जिस पर पूरा प्रदेश मुग्ध है कि देखो हमारी वित्त व्यवस्था कहां तक पहुंच गई है, उसके संदर्भ में चौंकाने वाला आंकड़ा यह भी है कि मध्य प्रदेश पर अब कर्ज 3,32,000 करोड़ का हो चुका है, जिसके ऊपर तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज अदा किया जाता है। अब ऐसे कर्ज में डूबे हुए प्रदेश में बांटने के संदर्भ में यह घोषणा है प्रदेश को तरक्की की ओर ले जाएंगी या कहीं और ले जाएंगी। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर पहले ही देश में माहौल खिंचा हुआ और उसके बीच में ये होड़, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस तर्कपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और देश के संदर्भ में, देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस नाजुक विषय पर कुछ जानने बूझने की ईमानदार कोशिश करता है। लेकिन इस सिलसिले को हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ एक्सट्रीम्स नीड्स। राजनीति अति आवश्यकताओं का विज्ञान है। किसने कहा पता नहीं, पर बात काम की है। अति आवश्यकता का विज्ञान। अब अति आवश्यकता क्या है? लोगों का भला करना, लोगों का कल्याण करना या सत्ता में बने रहना? सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? जो सबसे ज्यादा आवश्यक है उसके अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये जो ऐलान है वो ऐलान किस लिए है?
लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो इसलिए है, या अपना सत्ता में आना सुनिश्चित हो, या सत्ता में अगर है तो उसमें बने रहना सुनिश्चित हो? ये सबसे बड़ी जरूरत है और इसी के लिए फैसले हैं। इसे ध्यान में रखते हैं और इसी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए खास मेहमानों में जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश के जयंत मलैया जी। हमारे साथ संजय यादव जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जमीनी नेता हैं, विधायक हैं। वंशराज दुबे हैं, उस आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसकी बांटने की नीति खास तौर पर निशाने पर रहती है। और इन सबके बीच में निष्पक्ष बेबाक राय देने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर चरण सिंह जी हैं, आरबीआई से संबद्ध रहे हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और साथ ही तटस्थ राय देने के लिए डॉक्टर राकेश पाठक भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जयंत मलैया जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के उस हिस्से को सुनेंगे जो हमारे इस कार्यक्रम को करने की बुनियाद है। एक बार सुने हम सबके बेहद सम्माननीय प्रधानमंत्री क्या देश को चेता रहे हैं। कल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। तो ये देश के प्रधानमंत्री की भावपूर्ण अपील थी। क्या मध्य प्रदेश के नेताओं के कानों तक ये अपील पहुंची नहीं, ये सोच पहुंची नहीं, ये दृष्टि पहुंची नहीं मलैया जी? या रेवड़ी के पैमाने अलग अलग हैं? थोड़ा बताएंगे। माननीय मोदी जी ने कहा, वह बिल्कुल ठीक बात कही जी, कि जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए पैसे नहीं हैं जी, जो ब्रिजेस नहीं बनाते, एयरपोर्ट नहीं बनाते हैं, डैम नहीं बनाते हैं, और वो ये सारे काम करते हैं। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार तेजी से पूंजीगत व्यय बढ़ा रही है। इस वर्ष 56,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है, पूंजीगत व्यय है जी। और जो वो चीजें रखी हैं, ये रेवड़ी नहीं है, इससे नीच। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और उसमें एक योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जोड़ी है, जिसके लिए 7,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है, तो मैं समझता हूं ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और इससे निश्चित तौर से नारी शक्ति को बल मिलेगा। मतलब साहब थोड़ा समझने में नाकाम हूं मैं, कौन सा फ्री में माना जाएगा और कौन सा बड़ा जायज माना जाएगा? महिलाओं के सशक्तिकरण में बड़ा मजबूती का काम करेगा। अशोक गहलोत जी ने भी घोषणा की है, गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, किसानों के संदर्भ में कहा 2,000 यूनिट प्रति माह तक हम फ्री में देंगे 11 लाख किसानों को, बुजुर्ग पेंशन योजना 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। इन पे बहुत नाराज हैं आप। और शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी, आप उसका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन ही है। थोड़ा समझाएंगे क्या अंतर है दोनों के बीच में? और उस हालत में जब 2003 में आप लोग सत्ता में आए थे, उस समय मध्य प्रदेश पे 20,000 करोड़ का कर्जा था। जब आप बताते थे कि मिस्टर बंटा धाड़ ने देखो राज्य का क्या कर दिया, और आप लोगों का कुशल नेतृत्व रहा, आप लोगों की दीर्घकालिक रणनीति रही, कुशल वित्तीय प्रबंधन रहा, 20,000 करोड़ का कर्जा 3,32,000 करोड़ रुपए आ गया। थोड़ा रोशनी दीजिए ना जयंत मलैया जी, समझ पाने में जरा मुश्किल है। देखिए,
जो भी कोई विकासशील राज्य होता है, इसमें सामान्य सी प्रक्रिया है ब्याज लेने की, बारो करने की। बारो करते हैं क्योंकि हमारे हर किसी का राज्य का स्थापना व्यय, बारोइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेना और पेंशन लेना, ये तो बाध्यता है। इसके बाद जो फिर पैसा बचता है ये पूंजीगत व्यय के लिए और अन्य लाभकारी योजनाओं के ऊपर खर्च किया जाता है। हालांकि इस बार की अच्छी बात यह है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा एक सीमा के भीतर ही है। जय तो मलैया जी अभी भी तर्क दे रहे हैं, हम उस तर्क को समझ पाने में नाकाम है। संजय यादव जी के पास आ सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले एक अर्थशास्त्री का नजरिया इसके विषय में जान ले तो हमारी चर्चा को शायद ज्यादा गंभीरता मिलेगी। तो मेरे साथ में डॉक्टर चरण सिंह जी हैं। चरण सिंह जी ये समझाएंगे आप, हर राज्य सरकार ये बताती है कि वो जो कर रही है ना बहुत अच्छा कर रही है, बाकी जो कर रहे हैं ना बड़ा गलत कर रहे हैं। राजनीतिक दल भी यही समझाने की हमें कोशिश करते हैं, ये बाकी लोग जनता के लिए नहीं सोच रहे, हम अकेले हैं जो जनता के लिए सोच रहे हैं। और देखता हूं जब घोषणाओं को तो कोई अंतर कर पाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आप ही समझाएं, आप जैसा कुशल अर्थशास्त्री हमारे साथ है, जो बात हमारी मोटी बुद्धि में नहीं आ रही वो आपकी महीन बुद्धि से तो जरूर समझ में आएगी। थोड़ा बताया ना चरण सिंह जी। मेरा काम आपने काफी कठिन कर दिया। मैं तो एक अर्थशास्त्री हूँ और ये मेरे लिए भी भेद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर मैं आपको मोटा मोटा जिस तरीके मैं समझता हूँ एक अर्थशास्त्री होने के कारण, और दूसरा क्योंकि वित्तीय मामलों पे, सरकारी वित्तीय मामलों पे मैंने कुछ काम कर रखा है बड़े वर्षों से, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपके साथ कुछ अपने विचार शेयर करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम लोग रेवड़ी की बात करते हैं और जो हम लोग सब्सिडी की बात करते हैं, दोनों में एक अंतर समझ लीजिए। जब सब्सिडी की बात होती है, पूरा बजट, पूरा सत्र बैठा होता है, पूरी यूं कह लीजिए लोकसभा या विधान परिषद बैठी होती है, हर चीज पे विचार किया जाता है, हर एक की सहमति बनती है, विचार गोष्ठी के बाद एक निर्णय लिया जाता है, तो उसको तो हम सब्सिडी कहते हैं। उसमें सबकी सहमति बनती है और उसमें देखा जाता है कि चादर कितनी है और कितना पैर पसार सकते हैं, एक जिम्मेवारी के साथ उस पे हम लोग जब करते हैं तो वो सब्सिडी हो जाती है। जब इलेक्शन आने से पहले हवा में कुछ बातें कह दी जाती हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उसको मैं रेवड़ी कहता हूँ। तो उसमें दोनों में एक सबसे ज्यादा फर्क ये है किस जिम्मेवारी के साथ आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आपने अपनी वित्तीय कैपेबिलिटी चादर देखी है, उसके मुताबिक आप बंटवारा कर रहे हैं, कौन सी चीज कहाँ जाएगी। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, पर मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक विकास जो बहुत विकसित देश है अमेरिका, और जो एक विकासशील देश है हमारा, इन दोनों में बहुत फर्क है। और एक फर्क ये है कि जो चीज वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, हम शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए जब कंपैरिजन किया जाता है, आप कंपैरिजन करेंगे विकसित प्रदेश का विकसित प्रदेश से, अविकसित या विकासशील प्रदेश का विकासशील प्रदेश से। जो चीज समझ लीजिए कमजोर प्रदेश में हो रही है और वो नकल मारकर एक गुजरात जैसे या महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में हो रही है, उसकी अगर नकल की जाएगी तो वो इतना महंगा पड़ जाएगा कि चादर फट जाएगी। तीसरी बात, देखिए अगर आप अर्थशास्त्री की नजर से देखेंगे तो मैं हमेशा एक नजर से देखता हूं कि हमें देश प्रदेश की प्रगति करनी है। प्रगति के लिए दो तीन चीजें जरूरी होती हैं, एक पैसा और एक लेबर। लेबर के अंदर आप नोट करिएगा, हमारी जो महिलाएं हैं ये बहुत पिछड़ी हुई हैं। हम इनको कोई शक नहीं है, काम घर का खेती बाड़ी का काम करते हैं, पर ये फाइनेंशियली बेनिफिशियल एम्प्लॉयमेंट में नहीं होती हैं। उसका कारण ये है कि ये जीडीपी में कैप्चर नहीं होती। गलती है या ठीक है, पर ये दुनिया भर का ये स्तर है। अब लेबर फोर्स में 50% मर्द अपने काम कर रहे हैं, उसमें से करीब 70% काम में जाते हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, नहीं जाते हैं। जब महिला की बात आती है, वो करीब 18% से 20% हमारे देश में काम करती हैं। इसका मतलब है कि करीब 40 से 50% क्षमता रखने वाली वर्कफोर्स लेबर काम नहीं कर रही है। अगर हम उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ भी प्रयत्न करें, वो लाभदायक है। दूसरी बात, जैसे ट्राइबल्स हैं,
ट्राइबल विमेन के लिए अगर आप हेल्प कर रहे हैं, उनकी माल न्यूट्रिशन का आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मन में एक बात रखिएगा, अगर हम ये नहीं करते, इनको इनकी बीमारियां को संभालने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितना खर्चा आएगा, उससे आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए। मैं माफी के साथ चरण सिंह जी, आपने मॉडल स्तर पर मुझे चीजें समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास में व्यवहारिक सवाल है आपसे विनम्रता पूर्वक। एक तो मैं प्रधानमंत्री जी की बात को बहुत गंभीरता से ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि देश में फ्री भी ठीक नहीं है, इसमें थोड़ी आप दृष्टि दीजिए। जो मध्य प्रदेश सरकार का फैसला या अन्य भाजपा शासित फैसला है वो प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप है, एक तो ये समझना चाहता हूं। दूसरा, बतौर अर्थशास्त्री आप इस बात के कितने बड़े पैरोकार हैं कि मनरेगा के अंतर्गत अगर 100 दिन की गारंटी थी वो 150 दिन की गारंटी में बदला जाता और उसके अंतर्गत बजट बढ़ा के काम के बदले में मेहनताना दिया जाता, जिसमें बड़ी संख्या महिला मजदूरों की होती है, वो ज्यादा बेहतर है? या कुछ करने की जरूरत नहीं, घर पे पैसे भिजवा देंगे, जनधन खाते खोल दिए, पहुंचाइए, ये बहुत बेहतर काम है। इससे महिलाएं मजबूत होंगी, इससे सशक्तिकरण होगा, इससे समाज में सुदृढ़ता आएगी। काम करने से नहीं आएगी, बैठे के पैसे मिले, सरकार भेजे, तो इससे जो वातावरण बनता है वो बड़ा खुशहाल बनता है। क्या कहते हैं चरण सिंह जी? ये आपका जो सवाल है ना, ये बहुत मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं आप ही ने खुद कहा कि मैं रिजर्व बैंक में नौकरी कर चुका हूँ और मैं कमर्शियल बैंक में भी नौकरी कर चुका हूँ जी। आप मानेंगे नहीं, जब महिला का अकाउंट खुलता है, जो उनके मन की अवस्था होती है और जिस तरीके से वो उस पैसे का यूज करती हैं, हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ये बात मानी गई है, जब खर्चे पे कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी के साथ अगर कोई खर्चा करता है तो पुरुष और महिला के बीच में महिला ज्यादा जिम्मेवारी से करती है। इसलिए दुनिया भर में ये बात मानने के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, सबने प्रयत्न ये किया है कि महिलाओं को लेके आए सामने। पुरुष कुछ भी कारण हो हमारे देश में, आप जानते ही हैं, पर पुरुष जहां खर्चा कर लेते हैं, महिला बहुत संभल के परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए खर्चा करती है, इसलिए जिम्मेवारी से मानी जाती है। जब आप एक बैंक अकाउंट महिला का खोलते हैं, मन में बात याद रखिए, 1000 रुपए महिला ने जाके उसका 1000 रुपए का चूल्हे में नहीं डाल देती है। महिला उसमें से कुछ खरीदती है, घर का राशन पानी खरीदती है, बच्चों की स्कूल की फीस देती है, कुछ कपड़े खरीदती है, वो सर्कुलेशन में आ जाता है। अब यूं मत समझिए कि वो 1000 रुपया दिया और वो एकदम ड्रेनेज में चला गया, नहीं। मैं माफी के साथ डॉक्टर चरण सिंह अपनी बात को फिर से दोहराता हूं। मैंने महिलाओं को पैसे देने पर ऐतराज नहीं जताया, ये सवाल उठाया बिना काम के दिया जाए या मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की गारंटी के तहत उनके खाते में पैसे भेजे जाए। मनरेगा का भुगतान भी जनधन खाते के तहत उनके अकाउंट में डाला जा सकता है। वो ज्यादा बेहतर व्यवस्था है कि व्यक्ति या महिला काम करे और उसके एवज में उसे भुगतान किया जाए, या ये ज्यादा बेहतर है कि कुछ नहीं करिए फिर भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे? ये मेरा एक सवाल था। और दूसरा जो सवाल था वो ये था कि प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे थे कि फ्री में नहीं, फ्री ठीक नहीं, तो ये क्या फ्री के दायरे में नहीं आता? तो मैं यही प्रयत्न कर रहा हूं बताने का कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे वो एक जिम्मेवारी के साथ कह रहे थे। उन्होंने खाते देखे, उन्होंने चादर देखी, उसके मुताबिक ही आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आया है, कितना संभला हुआ बजट आया है। तो फ्री में वो भी नहीं बांट रहे हैं। जहां तक आप अब तुलना करना चाहते हैं मनरेगा की और घर के अंदर मुझे बैठे बैठे डीबीटी जो मिल रही है, दोनों को फिर ध्यान से देखना पड़ेगा। मनरेगा के अंदर जहां जहां मैं खर्चा करा रहा हूं, जहां मैं कुआं खुदवा रहा हूं, गहरा करवा रहा हूं, नदी कहां पर उसकी जरूरत है, कई जगहों पर आप वो नहीं कर सकते हैं। उस जगह पे आप कैसे पहुंचेंगे? जबकि आप ट्राइबल विमेन या वैसे विमेन के खाते में अगर पैसा पहुंचा रहे हैं, वो ज्यादा जिम्मेवारी से खर्च हो रहा है। हाँ, अगर मेरे पास ये दोनों ऑल्टरनेटिव एक ही जगह पे अवेलेबल है, मनरेगा और विमेन, तो मैं देखूंगा मनरेगा के अंदर कौन सा मुझे काम करना है, कितनी खाई खोदनी है, कितनी नदी गहरी करनी है, कौन सा कुआं बड़ा करना है। अगर उसमें प्रोडक्टिविटी है तो उसमें कोई शक ही नहीं, मनरेगा के नीचे ज्यादा, मनरेगा के नीचे मैं काम करना चाहूंगा। बहरहाल मैं संजय यादव जी के पास आता हूं और उनसे जानना चाहता हूं, एक भारतीय जनता पार्टी है जो देश का नवनिर्माण कर रही है, एक आप और आपके जैसे तमाम अन्य राजनीतिक दल हैं जो देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, खस्ता हाल कर देना चाहते हैं, बुरा हाल कर देना चाहते हैं। क्या कहते हैं संजय जी?
जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करते हैं कि राजस्थान का मानो बजट आया कांग्रेस का, सब बर्बाद करने वाला है। मध्य प्रदेश का जो बजट आया उसे देखिए, कितना दूरंदेशी है, लोगों को मजबूत करने वाला है। क्या कहते हैं? मेरे सामने आदरणीय जयंत मलैया जी बैठे हैं, और जब टीवी का आपका यह डिबेट बंद हो जाए, ये विश्लेषण बंद हो जाए, तब आप आदरणीय मलैया साहब को फोन लगा के पूछिएगा कि बाजीगरी कलाकारी क्या होती है बजट में। वो अच्छे से बता सकते हैं कि हमारे पूर्व मंत्री रहे, हमारे सीनियर भी हैं, हमारे सम्मानी भी हैं। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कहती कुछ है, करती कुछ और, दिखाती कुछ और। मैंने अभी टीवी में सुन रहा था जी, माननीय मोदी जी ने कहा था कि रेवड़ी बांट रहे। अगर रेवड़ी बांट रहे तो क्या शिवराज जी आदरणीय मोदी जी की बात का सम्मान नहीं करते क्या? और जहां तक विकास की बात है, रेवड़ी बांटना विकास की श्रेणी में नहीं आता। मेरे पास अनेकों उदाहरण है, क्योंकि जिस तरह से शिवराज सरकार ने पिछले साल के बजट का 55% हिस्सा खर्च नहीं किया, 55% हिस्सा खर्च नहीं किया। बजट भाषण में जो कहा गया है कि सरकार का खर्च 3 लाख करोड़ से ऊपर है, वही आमदनी 2 लाख करोड़ से कुछ अधिक है। आय और व्यय में जो 9 लाख करोड़ का अंतर है, उसकी भरपाई भाजपा सरकार कहां से करेगी? इस बात को बताना चाहिए। जैसे विकास दर 16% बता रहे हैं कि अधिक, आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है कि 7% से अधिक है। दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और सीएम साहब विकास दर स्थिति मूल पर गिनी जाती है, मोदी जी भी ऐसी गिनते हैं। अर्थात जी हंसेंगे, अर्थात जी सुन रहे हैं। मेरे पास कई उदाहरण है इन्हीं के कल के क्वेश्चन के जवाब के, कल के प्रश्नों के जवाब के, कि जैसे कहते हैं ना नौमन फेल होगा ना राधा नाचेगी। इनके पास जब कुछ होएगा ही नहीं तो राधा कहां से नाचेगी? क्योंकि घोषणा वीर के झूठी तीर, घोषणा वीर और झूठे तीर। आपने घोषणा तो कर दी, पिछले 5 साल से आप बजट में कहते हो कि हम कन्या शिक्षा परिसर बनाएंगे, ये 18 साल से बोल रहे हैं। अभी तक एक भी कन्या शिक्षा परिसर बन पाया क्या इस नई सरकार में? मेरे पास एक उदाहरण है, जनजाति के लिए मैंने 2 करोड़ की राशि आवंटित करवाई थी आज से 4 साल पहले। इन्होंने जब चलते काम में 1 करोड़ की राशि कटौती कर दी, और कहा जा रहा कि बजट की अनुपलब्धता के दृष्टिगत यही काम खत्म कर दिया जाता है। बाकी जगह आपको 1 करोड़ रुपए जो जनजाति विकास के लिए था, आपने कह दिया कि बजट नहीं है। 1 करोड़ रुपए आपके पास बजट नहीं है, क्योंकि वो जनजाति के क्षेत्र का था। इसी तरह से मैंने एक प्रश्न लगाया, इसका आज जवाब आया। सिंचाई के संबंध में था कि नर्मदा घाटी ने अभी कितनी सिंचाई योजना प्रस्तावित है, वो कितनी आपने पूर्ण कर दी है, वो कितनी करेंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री उस विभाग के मंत्री नर्मदा घाटी के, उनका जवाब आता है जानकारी एकत्रित की जा रही है। मतलब मुख्यमंत्री के पास अभी जानकारी भी नहीं है। आज ही प्रश्न का जवाब आया है, विधानसभा में ये जवाब देते हैं कि जानकारी एकत्रित की जा रही। जब जानकारी नहीं है आपके पास कि कितनी योजनाएं सिंचाई की आ रही, जब जानकारी नहीं है कि पिछली कितनी योजनाएं स्वीकृति हुई है, कितनी पूर्ण हो गई हैं, जब उसकी जानकारी नहीं है तो बजट को हम झूठा माने कि सच माने? क्या कुछ समीक्षा कर दी मध्य प्रदेश की बजट की, पर हम इस बातचीत को मध्य प्रदेश के बजट पे केंद्रित नहीं रख रहे, देश के संदर्भ में केंद्रित कर रहे हैं। बतौर एक जागरूक राजनेता आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप ने इत्तेफाक रखते हैं कि देश और प्रदेश की आर्थिक हालात ऐसे नहीं है कि ये मुफ्त के खेल में पड़ा जाए, पर आप सारे राजनीतिक दल एक शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कुल मिलाकर वोट तो सुनिश्चित तभी होंगे जब मुफ्त में बांटा जाए। तो अब लोगों ने राज्य की और देश की चिंता करना छोड़ दी है। कैसे सुनिश्चित हो कि कर्ज कितना ही क्यों ना लेना पड़े, वोट सुनिश्चित होना चाहिए। इस सोच के संदर्भ में, इस दृष्टि के संदर्भ में, इस कार्य करने के तरीके के संदर्भ में कुछ कहेंगे संजय जी? अगर हम किसी इकाई के लिए कर्ज लेते हैं और इकाई नहीं लगी तो हम डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे। इसी तरह से शिवराज सरकार विकास के लिए नाम पर कर्ज लेती है, लेकिन विकास दिखता कहां है? रेवड़ी बांटने के लिए कभी कर्ज नहीं दिया जाता, क्योंकि वो वापस नहीं होगा। इसे आप आंगनवाड़ी, माननीय शिवराज जी चौहान साहब का जवाब है, मध्य प्रदेश में 50% आंगनवाड़ी भवन विहीन, साल में भांजियों के बच्चे या बहनों के बच्चों के लिए छत नहीं है, आंगनवाड़ी बच्चों के लिए। तो ये है शिवराज जी का विकास का मॉडल, मध्य प्रदेश का विकास का मॉडल। ये है कर्ज लेने का। इससे इतर नहीं जाना चाहते, उन्हें लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार में बात करो,
शिवराज सिंह चौहान के कामकाज पर बात करो। हम देश के संदर्भ में और देश की आर्थिक नीति के संदर्भ में बात करना चाहते हैं। मुझे डॉक्टर राकेश पाठक के पास आना है, लेकिन उससे पहले आता हूं वंशराज दुबे के पास। सबसे ज्यादा आफत जिसने मचा रखी है उसका नाम है आम आदमी पार्टी। दिल्ली जैसा राज्य मिला, अर्धराज्य, पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए बांटने में कोई कमी नहीं की थी। अब आपके बांटने के चक्कर में बाकी सबकी हालत बिगड़ी हुई है। पंजाब को भी आपने बिगाड़ दिया और बाकी देश की राजनीति को भी एक अलग राह पे चलने के लिए मजबूर कर दिया। क्या कहते हैं वंशराज दुबे जी, मानते हैं इस बात कैसे? मोदी जी भले ही कुछ भी कहते रहे, देश चल उस राह पे रहा है जिसपे आपने चलाना चाहा। अपनी इस उपलब्धि पर कितने मुग्ध है वंशराज जी? हिमांशु जी नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, दो तीन चीजें हम लोग को जरूर यहाँ समझना होगा जी। एक तो देश जो है दो नीतियों से चल रहा है जी। एक नीति अरविंद केजरीवाल जी की नीति है और एक नीति नरेंद्र मोदी जी की नीति है। अरविंद केजरीवाल जी की जो नीति है वो नीति ये है कि जनता से, जनता के टैक्स का पैसा आप कलेक्ट करिए और उसको जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्चा करिए, जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, यानी तमाम मूलभूत सुविधाएं जो जनता को आजादी के बाद से नहीं मिली और जनता जिसके लिए तमाम तरीके की दुश्वारियों का सामना करती रही। तो अगर कोई सरकार जो जनता के टैक्स के पैसे को इकट्ठा करके और इन्हीं तमाम मूलभूत सुविधाओं में खर्चा करती है, तो मुझे लगता है कि इसको फ्री की रेवड़ी की श्रेणी में नहीं जोड़ना चाहिए जी। लेकिन दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी जी की नीति है जी। वो नीति क्या कहती है? वो नीति हिमांशु भाई क्या कहती है? वो नीति ये कहती है कि जनता के टैक्स को पैसा इकट्ठा करो, महंगाई बढ़ाओ, तेल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, कोल बेचो, सेल बेचो, डीजल बेचो, पेट्रोल बेचो, पोर्ट बेचो, एयरपोर्ट बेचो, सड़क बेचो, रेलवे बेचो, LIC बेचो, बैंक बेचो, सब कुछ बेचो और किसको बेचो? अपने चंद पूंजीपतियों को बेचो और जनता के खून पसीने की कमाई से अपने चंद पूंजीपतियों का 10.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दो। एक उदाहरण है, 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा अडानी का माफ हुआ, अडानी को कर्जा दिया गया, 84,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया गया। आप सोचिए, ये फ्री की रेवड़ी है जो मैं पहले केजरीवाल जी वाली नीति बता रहा था, वो फ्री की रेवड़ी है। तो सबसे दिलचस्प बात यही हो जाती है, अरविंद केजरीवाल जी की जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनती, चूंकि देश के परिप्रेक्ष्य में आप डिबेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सारे राज्यों की बात आनी चाहिए जी। आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनती है दिल्ली के अंदर, हिमांशु भाई, उस सरकार का उस समय बजट रहता है 28,000 करोड़ रुपए और आज लगभग 7-8 साल के बाद तमाम सुविधाएं, जनता को मूलभूत सुविधाएं मुफ्त देने के बाद हम प्रॉफिट का बजट दे रहे हैं। बजट हो गया है 75,000 करोड़ रुपए। और वहीं दूसरी तरफ अभी आप ही का आंकड़ा मैं कोट करना चाहूंगा, लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आज मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया, लेकिन आप देखेंगे कर्ज उठा के तो 3,32,000 करोड़ रुपए का कर्जा ऑलरेडी चल रहा है सरकार के ऊपर। तो ये जो आप बता रहे हैं ना कि जन कल्याणकारी बजट आज मामा ने एक तरीके से पेश किया है, वो दरअसल जन कल्याणकारी बजट नहीं है, वो मामा जी की कल्याण कैसे हो जाए इसका बजट है। थोड़ा सा दृष्टि पंजाब को लेकर भी मिल जाए वंशराज दुबे जी, तो हमारे दर्शकों का बड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। क्या एक दिल्ली है, देश की राजधानी है, ना सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ना अन्य कोई जिम्मेदारी है, पैसा आ रहा है, इफरात आ रहा है, हर तरफ से आ रहा है, पर थोड़ी बात पंजाब को लेकर भी हो जाए। देखिए, आज जो भी घोषणाएं अभी 3-4 राज्यों को आपने गिनाया, जो हाल ही में अभी बजट आया अलग अलग राज्यों का, आपने देखा कि ये सारे कहीं न कहीं चुनावी बजट हैं और चुनाव चूंकि 7 महीने 8 महीने और साल के अंत में चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है बजट, क्योंकि सबको पता है कि ये पूरा होने वाला नहीं है, तब तक चुनाव हो जाएगा। दूसरी चीज, पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार आई तो लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्जा पहले से था। हमने किस तरीके से किस अच्छे स्तर पर जाके कटौती करने का काम किया और आज जो बजट वहां मुनाफे का धीरे धीरे ऊपर होने का काम हो रहा है। आपको पता है कांग्रेस, अकाली और भाजपाइयों ने मिलकर पंजाब के अंदर क्या स्कीम लॉन्च किया था कि मान लीजिए हिमांशु भाई एक बार विधायक बन गए, दोबारा विधायक बने, तिबारा बन गए, 4 बार बन गए और अब हार गए, तो 4 बार अगर विधायक बन गए तो आपको 4 पेंशन मिलेगी। कोई 1 बार विधायक है तो उसको 1 बार, कोई 6 बार विधायक उसको 6 बार पेंशन। तो आप सोचिए किस स्तर का बजट जो है इन विधायकों के पेंशन में जाता था। एक विधायक के पास 20 से 40 जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे उनके सुरक्षा में। और अब
अब आप देख लीजिए 87 लाख परिवार का बिजली का बिल हम पंजाब के अंदर जीरो ला रहे हैं। तो एक तरफ हम जो बजट है जहां पे तमाम तरीके के अनर्गल खर्चे होते थे पंजाब के अंदर, हम उसको रोकने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाहे वो रेत माफियाओं के पे कर यशराज दुबे जी बहुत घाटे में था पंजाब, चीख चीख के पूरा देश में बताया जाता। कितना मुनाफा हो गया आपका, थोड़ा रोशनी मिल जाए ना, फिर मैं राकेश पाठक जी के पास चलूं। 3 तारीख को बजट आने वाला हो, आपको वो भी पता हो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई राज्यपाल महोदय पे, तब जाकर वो यशराज दुबे जी हमें 3 मार्च को बताएंगे कि पंजाब कितने मुनाफे में आ गया है। पर एक उन्होंने कमाल की बात बताई है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। भगवंत मान को आज क्या करना चाहिए, ये भगवंत मान के सोचने का विषय है, क्योंकि माननीय यशराज दुबे जी ने बताया है कि पंजाब में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है। बहरहाल अब मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, यशराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, शायद भूल सुधार करना हो। जी मैंने ये कहा कि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चल रहा है। मान साहब की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन नीतियों की बात चूंकि मैं कर रहा था, नरेंद्र मोदी जी की नीति चल रही है, केजरीवाल जी की नीति चल रही है, वही मैं बता रहा हूं कि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की नीति चल रही है। यशराज जी के संशोधन को हम मान्य करते हैं, हमारा क्या ऐतराज, वो जिसकी चाहे उसकी सरकार माने, लेकिन मैं डॉक्टर राकेश पाठक के पास आता हूं और पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं और जानना यह चाहता हूं कि वाकई कोई देश की चिंता कर रहा है या दरअसल जाहिर सब करते हैं कि हम देश की चिंता कर रहे हैं, जाहिर हम करते हैं कि हम प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। चिंता केवल दल की है, दल कैसे सत्ता में आए या दल कैसे सत्ता में बने रहे, कोई दृष्टि आपकी है क्या? आप डॉक्टर चरण सिंह जी के विचारों के साथ जाना चाहेंगे बतौर अर्थशास्त्री? उन्होंने काफी कुछ हमें समझाने की कोशिश की, फिर भी थोड़ी हमारी नासमझी ज्यादा है, तो अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। आप मदद करें डॉक्टर राकेश पाठक हमारी। जी हिमांशु जी, डॉक्टर चरण सिंह जी अर्थशास्त्री हैं, इसलिए उनका जो व्यापक दृष्टिकोण है उसके सामने हम लोग कहीं नहीं ठहरते। निश्चित तौर पर उनका अनुभव, उनका तजुर्बा हम लोगों के लिए एक दृष्टिपथ तैयार करता है। लेकिन एक साधारण नागरिक और एक साधारण पत्रकार के नाते मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी की इस चिंता में शामिल हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के कहे में ध्यान दिया जाए, उसको गंभीरता से लिया जाए। आपने गंभीरता शब्द कहा था जी, कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उसे देश गंभीरता से ले। कम से कम उनकी जो पार्टी की सरकारें राज्यों में है, उनकी पार्टी की जो सरकारें राज्यों में है, कम से कम वे तो गंभीरता से ले। लेकिन हिमांशु जी, मुझे बड़ा खेद होता है ये सोचकर कि उनकी पार्टी की सरकारें, उनके मुख्यमंत्री, उनके वित्त मंत्री गंभीरता से तो तब लेंगे जब स्वयं माननीय नरेंद्र मोदी अपने कहे पर टिके रह सकें। दुर्भाग्य यह है कि नरेंद्र मोदी की कथनी करनी का जो फर्क है वो इतनी जल्दी सामने आ जाता है कि जिस समय वे रेवड़ियों की बात कर रहे होते हैं, रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं, उस समय भी वे 4.5 लाख घरों को आवंटित करने का काम कर रहे थे जब वे 22 अक्टूबर 2022 को ये भाषण दे रहे थे। जब वे रेवड़ियों की बात करते हैं, रेवड़ी कल्चर को खत्म होने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमने इसको खत्म करने का संकल्प किया और अब हम सड़कें बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, तब सचमुच में ऐसा लगता है कि 2014 से पहले इस देश में न तो सड़कें थी, न हवाई जहाज थे, न हवाई अड्डे थे। हम सब लोग चकमक पत्थर से रगड़कर आग पैदा करते थे, फिर तन पर पेड़ों की छाल लपेटते थे, ऐसा उनके कथन से प्रतीत होता है। लेकिन मोदी जी ये कहते समय ये भूल जाते हैं कि उनकी सरकार 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की रेवड़ी बांट रही है। स्वयं मोदी जी अपनी कथनी करनी में ये भूल जाते हैं कि जब वे बिहार चुनाव में मंच से लाखों करोड़ का आश्वासन देते हैं, चुनावी नारा लगाते हैं, जनता से पूछते हैं कितने का पैकेज कर दिया जाए, तो वो भी किसी न किसी रेवड़ी में आता है। आपने पूछा किसको चिंता है, मैं ऐसा मानता हूं चिंता सचमुच सभी पार्टियों को है देश की, लेकिन देश की चिंता से पहले वोट की चिंता है और इस मामले में सभी पार्टियां एक ही धरातल पर खड़ी हैं। एक ही धरातल पर खड़ी है। पर मैं जरा सवाल थोड़ा अब दूसरा है डॉक्टर राकेश पाठक, क्या एक मुनाफाखोर व्यापारी का कंपनी चलाने के तरीके और एक सरकार के चलाने के तरीके में क्या अंतर नहीं होना चाहिए? हमारे यहां लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। लोक कल्याण क्या है? जो वंचित है, जरूरतमंद है, उसे सरकार से संबल मिले, सहारा मिले। अगर इस दिशा में कोई भी सरकार, चाहे देश की चाहे प्रदेश की, कदम उठा रही है, तो इतने सवाल क्यों, इतना ऐतराज क्यों? दान करने का अधिकार केवल आपको रहेगा, मुझे नहीं। मैं उसी
पाखंड पर इशारा कर रहा था, उसी कथनी करनी के फर्क पर इशारा कर रहा था। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस दिन ये कहते हैं कि मैं चाहता तो विज्ञापनों में मेरी तस्वीर भी छप सकती थी, मैं टेलीविजन पर दिख सकता था, हेडलाइन आ सकती थी, उसके अगले ही दिन देश के सारे अखबारों में पहले पेज पर उनकी तस्वीर के साथ विज्ञापन फुल पेज के छपे होते हैं, जैकेट विज्ञापन। वे दिन भर टीवी पर दिखते हैं, दिन भर हेडलाइन उन्हीं की होती है, लेकिन वे कहते हैं मैं कभी विज्ञापनों में नहीं छपा और टीवी पर नहीं देखा। तो ये कथनी करने का भेद धीरे धीरे सब लोग समझते जा रहे हैं। आपने जिस वेलफेयर स्टेट की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जिक्र किया, मैं स्वयं इस बात से सहमत हूं। आज सुबह से मध्य प्रदेश के बजट को लेकर भी ये बात दोहरा रहा कि नहीं, हमारा समाज और हमारे देश का जो मॉडल है उसमें जनता का हित भी सर्वोपरि है और सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याण, जितनी भी ऐसी चीजें हैं, और उसके लिए समाज के हर वंचित वर्ग के लिए सरकार को जो कुछ कर सके करना चाहिए। डॉक्टर आगे बढ़ के कह रहे हैं। मैं वापस अब चर्चा को नए सिरे से शुरू करता हूं। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विचारवान प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय जी जुड़ गए। दीपक जी, आपसे जानना चाहता हूं, इस बात पे नाराजगी जताएं कि दूसरा क्यों ज्यादा बांट रहा है, या इस बात की प्रतिस्पर्धा कीजिए, वो इतना वंचित के लिए कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। ज्यादा बेहतर नहीं है? आप कर नहीं पा रहे तो खींच रहे हैं। अब अशोक गहलोत 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा कर रहे हैं वंचितों को। आप बजट से पहले ही 50 रुपए की बढ़ोतरी करने के संदर्भ में लेकर आ रहे हैं, और इस पर अगर कोई सवाल कर देता है तो आप नाराज हो जाते हैं कि आपको देश की चिंता नहीं है। 350 रुपए आपने कमर्शियल का बढ़ा दिया तो आप नाराज हो जाते हैं, देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा दीपक जी आप बताएंगे, आप करते हैं तो बहुत ठीक होता है, दूसरे करते हैं तो वो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रदेश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतने कृपण क्यों हो रहे हैं आप लोगों के संदर्भ में, उदारता के संदर्भ में? नहीं, देखिए ऐसा है कि देखिए दोनों चीजों का फर्क समझना पड़ेगा जी। एक तो मुफ्त रेवड़ी क्या है और जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा क्या है, उन दोनों के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अभी मेरे से पहले राकेश पाठक जी ने जो गरीब लोगों के लिए मकान दिए जा रहे हैं, या 80 करोड़ लोगों को जो बुरे वक्त में मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है, उसको ऑब्जेक्शन लेने की कोशिश की और उसको मुफ्त रेवड़ी कहने की कोशिश की है। मेरा इतना निवेदन है, इतना कहना है कि मुफ्त रेवड़ी और समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं, देखिए ऐसा है कि इस देश में जो भी रिसोर्सेज हैं 140 करोड़ उन सबके मिलके बने हैं, लेकिन बहुत सारा वर्ग ऐसा है क्योंकि जिनके पास शिक्षा नहीं है, स्किल नहीं है और दूसरी चीजें नहीं है, तो बेसिक चीजों तक भी उनकी पहुंच नहीं है। और ऐसे में जब कोरोना जैसा कोई बुरा वक्त आता है और अगर सरकार उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती है, तो ना तो ये मुफ्त की रेवड़ी है और ना, जैसा आपने कहा कि दान, ये दान भी नहीं है, ये उनका अधिकार है। देखिए इस भूमि पर जो लोग भी रह रहे हैं, अरे मैं तो आपकी उदारता का बड़ा कायल हूं दीपक विजयवर्गीय जी, और आपके विचारों का भी बड़ा कायल हूं, आपको पता है। पर थोड़ा मुझे समझाइए आज इस कार्यक्रम में कि दूसरे क्या गुनाह कर रहे हैं और आप क्या पुण्य कर रहे हैं। ये पाप और पुण्य के फर्क को बताइए कि आम आदमी पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार या अन्य विपक्षी दलों की सरकार, जिसमें जगन रेड्डी है, जिसमें चंद्रशेखर राव है, जिसमें ममता बनर्जी है, ये अगर अपने राज्य की जनता के लिए कुछ ऐलान करती हैं, वो ठीक नहीं करती, बहुत गलत काम करती है। पर आप जो करते हैं ना, वो एकदम ठीक काम करते हैं। तो थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, देखो ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, समझाओ आप। देखिए ऐसा है कि अधिक बिल्कुल सबका आर्टिकल जो 14 है वो कहता है कि इस देश में सब नागरिक बराबर हैं। उसके बाद जब आगे जाती है बात 15-16 तक, फिर एक बात आती है कि सरकार किसी भी स्तर पर लोगों को न्यायपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए और क्लासिफिकेशन कर सकती है, कोई क्लास बना सकती है कमजोर वर्गों की, जिसके तहत रिजर्वेशन हुए और दूसरी चीजें हैं। इसी तरह जिस भारतीय जनता पार्टी की जिस भी सरकार ने कोई व्यवस्था की है कमजोर वर्गों के लिए, एक क्लास बना के की है केवल उस कमजोर वर्ग के लिए, चाहे महिलाओं के लिए कोई सशक्तिकरण की बात हो, चाहे किसानों के, गरीब किसानों के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे मैं समझता हूं दर्जनों योजनाएं गिनाई जा सकती हैं, चाहे दिल्ली में जो मकानों के देने की बात हुई है, अन्न के देने की बात हुई है। दीपक जी मैंने तो पहले ही कह दिया, आपने तो सारा कमाल ही किया हुआ है। आप जितने गरीब की, वंचित की, दीनहीन की चिंता करते, कोई नहीं करता। पर साथ में ये तो समझाइए ना, दूसरे क्या गुनाह किए हुए, थोड़ा उस पर रोशनी मिले ना।
हाँ, अरविंद केजरीवाल जी या कांग्रेस की सरकार होने, जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी 15 महीनों के लिए, या पहले भी रही है, तो उन्होंने कहा सबका किसी का बिजली का बिल 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। तो ये फ्री बीज है, क्योंकि जो लोग दे सकते हैं उनको सरकार की तरफ से कोई रेवड़ी देना ये अच्छी बात नहीं है। पूरे अगर आप समग्र रूप से सोचें तो 140 बात कर रहे हो, आपने कमलनाथ का जीना हराम कर रखा है दीपक जी, कि संबल योजना को बंद कर दिया, लोगों के पास भारी भरकम बिल आ गए, और अभी इसी कार्यक्रम में आप बता रहे हो उन्होंने तो सबके लिए बिजली का बिल खत्म कर दिया था। दोनों चीजों में कैसे समानता हो सकती है? बड़ी उलझन हो गई। आप पिछले 2 साल से डॉक्टर राकेश पाठक और मुझे समेत पूरे प्रदेश को समझा रहे हैं कितना झूठा व्यक्ति कमलनाथ नाम का शख्स है, कितना छलिया किस्म का शख्स कमलनाथ नाम का शख्स है, जिसने देखो हमारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया, सबके पास बड़े बड़े बिल आ गए, और अभी आप बता रहे हो अरे इनके पास भी नहीं आए, बाकी के पास भी नहीं आ रहे थे। दोनों चीजें कैसे हो सकती है? जी दीपक, मेरा जो आप दोनों का फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो सबको आम भाव पर उस पर कर दिया जाएगी, सबका ये माफ, तो ये फ्री भी है, ये रेवड़ी है मुफ्त की। लेकिन जो किसी कमजोर वर्ग के लिए किया जा रहा है, संबल योजना की जैसी बात है कि गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा, तो गरीबों के लिए है। संबल योजना जो थी उसके अंदर जो 10-12 चीजें थी, इलाज के लिए थी, प्रसूताओं के लिए थी, और बहुत सारी। इस पे भी सवाल कर लेता हूं, ये आयुष्मान योजना है, ये किसके लिए है? कौन से गरीब के लिए भर है? ये भी गरीब लोगों के लिए है। अच्छा, अगर मैं आयुष्मान योजना में इलाज कराना चाहूं तो देश के व्यवस्था में आयुष्मान कार्ड मेरा नहीं बन रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप इनकम टैक्स पेयर होंगे, बिल्कुल नहीं होगा आपका। माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान योजना, सबके अंतर्गत सबके लिए कल्याण की बात है, देश को बताया जा रहा है, सबकी चिंता कर रहे हैं। बहरहाल मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और एक बार फिर चरण सिंह जी के पास आना चाहता हूं। चरण जी, थोड़ा सा तो दृष्टि दीजिए, मुफ्त पर ऐतराज की बात करें और देश का संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की बात करें, इसमें उलझन हो जाती है। अब सरकार मुफ्त पे रोक लगाने के लिए सीनियर सिटीजन की रेलवे में छूट के प्रावधान को खत्म कर दे रही है। बुजुर्गों को लेकर हम पहले ही परेशान हैं। जिस देश में बुजुर्गों के इतने सम्मान की स्थिति, वहां पे आजकल जो है ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं। आशा यह है कि समाज में विकृति आ रही है, विसंगति आ रही है। अब बूढ़े माँ बाप अगर यात्रा करना चाहें तो बच्चे इसीलिए नहीं ले जाएंगे कि टिकट में पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। वैसे भी सरकार ने डायनेमिक फेयर लगा के काम लगा रखा है। तो चढ़ जी, थोड़ा उलझन में पड़ जाता हूं, चाह क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, आप थोड़ा सुलझाइए ना हमारी उलझन को। देखिए, जहां तक बुजुर्गों की पेंशन का सवाल है, जैसे मैंने अपने पिछली बार कहा कि दुनिया भर के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि महिला जिम्मेवारी से ज्यादा खर्चा करती है पुरुष के बराबर। इसलिए बैंकिंग इंडस्ट्री काफी ज्यादा महिला पे निर्भर रहती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंसेस, जो मैंने आपको बताया। उसी तरीके में आपसे एक बात और कहनी चाहूंगा, जो ओल्ड एज पेंशन है, जो बुजुर्गों की पेंशन है, उसका एक बहुत लाभ होता है। जब भी आप बुजुर्ग की पेंशन बढ़ाते हैं या बुजुर्ग को कुछ रिसोर्सेज देते हैं, तो आप मन में ये चीज रखिए, वो बिल्कुल बेकार नहीं होगा, खराब नहीं होगा, बहुत 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 ज्यादा जिम्मेवारी के साथ उसका प्रयोग होगा जी। अभी आप एक और मसाल लीजिए, अगर आप बुजुर्गों का ट्रैवल सस्ता कर देते हैं, और वो हमारे यहाँ तो धार्मिक स्थान बहुत है, वहां पर जाते हैं, वहां पर खर्चा करते हैं, वहां की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं तो पूरी तरह से बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देना इसलिए चाहता हूं कि वो डिमांड को स्पर करते हैं और डिमांड क्रिएट करते हैं, इसलिए, और जिम्मेवारी से खर्चा करते हैं, तो वो तो बढ़ना ही चाहिए, वो बढ़ने चाहिए। अब मैं आता हूं दीपक जी एक बार फिर आपके पास। एक तरफ केंद्र की सरकार है जिसने बुजुर्गों की ट्रेन में यात्रा की रियायत को छीन लिया है, बंद कर दिया, नहीं देंगे, बहुत नुकसान होता है भाई। दूसरी तरफ आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट है, शिवराज सिंह लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि अब बुजुर्गों को जो तीर्थ योजना है वो हम हवाई जहाज से भी कराएंगे, हेलीकॉप्टर से भी कराएंगे। किसके साथ है आप? प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है या शिवराज सिंह चौहान के साथ है? जवाब दीजिए। जी दीपक, देखिए ऐसा है कि
दिल्ली में जो रेलवे की तरफ से योजना बंद हुई है वो कॉमर्शियल वायबिलिटी के हिसाब से है कि सरकार का मत नहीं है उसमें। रेलवे एक बड़ा कॉमर्शियल उपक्रम है और अगर रेलवे को लग रहा है कि वो उस सब्सिडी का खर्च नहीं उठा सकता है तो इसलिए रेलवे ने वो योजना बंद की है। लेकिन मैं बहुत माफी के साथ डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप इतना लचर, इतना कमजोर अपने नेता को मानने लगे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को मानने लगे हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, कि रेलवे उनकी मंशा के विपरीत फैसले लेगा? इस देश की एक मजबूत सरकार इतना सामर्थ्य, इतनी हिम्मत, इतनी उदारता नहीं रखती कि जो बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं उनको सब्सिडी दे सके। इसलिए मेरा सीधा सवाल है, कौन सी नीति के साथ है आप? शिवराज सिंह चौहान की नीति के साथ है या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की नीति के साथ है? समझे तो सही ना प्रदेश। दीपक विजयवर्गीय जैसा विचारवान राजनीतिक है कहां? नहीं, देखिए कहीं कोई कन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, कहीं कोई अलग नीति की बात नहीं है। लोक कल्याण के लिए, कमजोर वर्ग के लिए जहां कोई सुविधा देने की बात आती है, रेलवे की भी जो बुजुर्गों के लिए आधे किराए की बात थी, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसके समर्थन में हूं। और अब रेल मंत्री जी ने कॉमर्शियल वायबिलिटी के हिसाब से ये फैसला लिया है तो रेल मंत्री जवाब दे सकते हैं इस बात का। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रधानमंत्री से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात के साथ हूं। लेकिन कॉमर्शियल वायबिलिटी एक चीज होती है कि किसी भी उपक्रम को, दुनिया के सबसे बड़े उपक्रमों में से एक को लाभ। बड़ा निराश हो गया दीपक विजयवर्गीय। डॉक्टर राकेश पाठक, आप भी निराश हैं कि नहीं है? यह आपसे सवाल है, क्योंकि हमें दीपक विजयवर्गीय बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से भी अगर पूछेंगे ना तो वो भी इस विषय पर सहमत होंगे कि छूट होनी चाहिए। मोदी जी चाहें और ना हो, हिंदुस्तान में ना हो, बताया तो ये जाता है कि दुनिया में भी वह होता है जो अब मोदी जी चाहते हैं। और दीपक विजयवर्गीय यहां पे कह रहे हैं कि उनका अपना एक मंत्री जो उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा है वो प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप फैसला लेने के लिए तैयार नहीं, कोई कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है, व्यापार हावी हो गया लोक कल्याण पर। क्या कहते हैं डॉक्टर राकेश पाठक? ऐसा दीपक विजयवर्गीय जी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। जी जी, मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं, बहुत उत्साहित हूं कि आज दीपक जी ने जो नया तर्क शास्त्र स्थापित किया, यद्यपि आज नहीं किया, वो 2014 की पवित्र मई माह की संध्या में के बाद से भारतीय समाज में नया समाजशास्त्र, नया राजनीति शास्त्र, नया तर्क शास्त्र आया है, जिसमें आज दीपक जी ने हम लोगों को और देश को ये बताया है कि जो केंद्रीय रेल मंत्रालय या रेल जो विभाग है उस पर केंद्र सरकार का कोई नाता नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। रेल मंत्रालय का कोई जो बड़ा अफसर है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड है, वो भारत सरकार से अलग है। तो वो नरेंद्र मोदी जी जिनके इशारे पर यूक्रेन में युद्ध रुक जाता है, वो उनकी मंशा के विपरीत काम कर लेता है रेल मंत्रालय। तो आज हमें एक नई जानकारी। डॉक्टर राकेश पाठक भी बहुत अचंभे में है। अचंभे के साथ रहिए डॉक्टर राकेश पाठक, अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे इस चिंता को लेकर फिर से बात करता हूं। आप दिल्ली के मॉडल को देश पर लागू करने की बात बार बार करते हैं, जबकि हमारे साथ में चरण सिंह जी जैसे जाने माने अर्थशास्त्री बैठे हैं, वो बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं संसाधनों का समुचित उपयोग ये प्राथमिक शर्त है। दिल्ली में आय ज्यादा है, व्यय कम है, क्योंकि आपके पास उस तरह की जिम्मेदारियां नहीं है जैसी जिम्मेदारियां अन्य पूर्ण राज्य का दर्जा जिन्हें प्राप्त है वहां पर है। इसलिए आप भरमाते क्यों हैं, बहकाते क्यों हैं, बहलाते क्यों हैं, ये सवाल है। देखिए हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी बहकाने और फुसलाने का काम हम लोग नहीं करते जी। अभी आदरणीय विजयवर्गीय साहब ने जी एक शब्द का इस्तेमाल किया कि कमजोर वर्ग के लिए तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लाती है। तो मैं भी अपने पहली बात में मैंने यही बात बोली थी कि क्या अडानी और उन जैसे तमाम पूंजीपति लोग कमजोर वर्ग से आते हैं क्या, जिनका 10.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो जाता है। दूसरा देखिए, सभी राजनीतिक दलों से एक सवाल है और मुझे लगता है कि हिमांशु भाई इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए जी। जो मान आम आदमी पार्टी या जिस बुनियाद पे आम आदमी पार्टी की राजनीति चल रही है, क्यों ना उस बात पे एक बार सब लोग खुल के बहस करें। भाई हम लोग इस बात को बार बार कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट, सारे पार्टी के लोग चिल्लाने लगते हैं, खास करके भाजपा और कांग्रेस के लोग। तो क्यों ना एक बार ऐसा हो जाए कि जो विधायक, जो सांसद जिसको साल भर में 50,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, हम में से पांचों में से कोई भी कल को सांसद विधायक बन जाएगा, उसको 50,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। लेकिन जो जनता हमको विधायक सांसद बनाती है
उसको 300 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए। ये कौन सा अर्थशास्त्र है भैया? दूसरी चीज, स्वास्थ्य सेवाओं पे आ जाइए आप। अभी आपने एक योजना गिनवाई, ये बात सही है जो आदरणीय दीपक जी ने कहा कि आपका कार्ड नहीं बनेगा हिमांशु भाई जी। आपका कार्ड आयुष्मान इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उस जब कार्ड के उसमें जाएंगे तो पता चलेगा कि अगर घर में मोटरसाइकिल है तो आपका कार्ड नहीं बनेगा, घर में एसी है, फ्रिज है, कूलर है तो आपका कार्ड नहीं बनेगा, 2 पंखे हैं, बल्ब जलता है तो आपका कार्ड नहीं बनेगा। तो ये बात अलग है, ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि चाहे 1 रुपए का खर्चा हो या 1 करोड़ रुपए का खर्चा हो, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी परिवार का अगर व्यक्ति बीमार हो गया, गंभीर बीमारी में कोई बीमारी हो गई, तो मोहल्ला क्लिनिक से लेकर बड़े बड़े अस्पतालों तक का इलाज का खर्चा सरकार उठाने का काम करे। ये मुझे लगता है जन कल्याणकारी नीति होती है। फरिश्ते योजना आम आदमी पार्टी चला रही है। आप देखिए किस तरीके से तीर्थ यात्रा योजना, कभी तीर्थ यात्रा का जिक्र काफी हुआ। मैं रोकना चाहता हूँ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब करोड़पति है तो अभी उसके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी, इसकी पैरवी कर रहे हैं आप। इस देश के पास सीमित संसाधन, उन संसाधनों में प्राथमिकता पे है, वंचित है, गरीब है, दीनहीन है, उसके संदर्भ में सरकार ध्यान दे, या इन अरबपतियों के संदर्भ में मेदांता के और एस्कॉर्ट के बिलों का भुगतान सरकार कर दे? कमाल का सिद्धांत है आपका। हम भी भरते हैं आप इसकी। हिमांशु जी देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए मुझे लगता है। हमने ये कहा कि हमने कोई कैटेगरी नहीं बना रखा है। हमने ये नहीं कहा कि जिसके घर में एक मोटरसाइकिल होगा उसी का इलाज सरकारी अस्पताल में मुफ्त में होगा। हमने कहा कि ये जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था का लाभ सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है, जो भी व्यक्ति चाहे उसका लाभ उठा सकता है। इसीलिए पर मैं अब आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर चरण सिंह जी के पास आना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसे इंटेलेक्चुअल लेवल पर समाप्त करना चाहता हूं। हमने आरोप प्रत्यारोप के संदर्भ में काफी बात कर ली। और चरण सिंह जी, देश को बार बार जब भी कोई बजट आता है तो विपक्ष इस आधार पर कटघरे में खड़ा करता है कि देखो प्रदेश में कितना कर्जा हो गया, देश पर कितना कर्जा हो गया, इतना था इतना हो गया, हर व्यक्ति इतना कर्जदार हो गया। थोड़ा इस पहलू को बताइए। अचानक मुझे बड़ा भय होने लगता है, अरे मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया। थोड़ा इसके संदर्भ में बताएंगे क्यों ऐसा हो जाता है और इतना क्यों डराया जाता है, और मुझे बाकी तो चुकाना नहीं पड़ेगा ऐसे? जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है जिसको सब लोग अच्छी तरह स्वीकार भी करते हैं और जिसका रिस्पेक्टेबिलिटी भी है, वो है कि 60% टू द इनकम डेट होना चाहिए, ऋण 60% टू जीडीपी होना चाहिए। उससे ज्यादा हो गया तो बोझा बढ़ सकता है, आगे जाके गंभीरता हो सकती है। अभी बात यह है कि जब कभी भी मुश्किल आ जाती है, जब कभी भी आप देखें शादी का माहौल आ गया, बीमारी आ गई, उस टाइम पे आदमी थोड़ा ज्यादा ऋण ले लेता है। तो उस टाइम पे घबराने की जरूरत नहीं होती है कि हाँ ऋण, अभी पूरी दुनिया में मंदी छाई है तो ज्यादातर दुनिया के देशों का ऋण 100% टू जीडीपी के ऊपर चल रहा है। कई देशों का 90, कईयों का 150 तक जा रहा है। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपसे बस एक बात जरूर कहनी चाहूंगा। आप देखिए, अपने ही घर में देखिए, जो अमीर लोग होता है, मेरे पास कार है और मेरे को थोड़ी सी तकलीफ आ गई, मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा। मेरी कार का जो ड्राइवर है उसके ऊपर थोड़ी सी मुश्किल आ गई, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ी सी भी मुश्किल को संभालना। उसी तरीके देश भर में जो प्रदेश बहुत अच्छे आगे प्रगति कर गए हैं, उनका ऋण अगर थोड़ा ज्यादा है तो उसको संभाल लेंगे। जो प्रदेश प्रगति नहीं कर पाए, पीछे रह गए हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी ऋण बहुत भारी पड़ सकता है। उसी तरीके से जो आपकी आज चर्चा का मूल था वो था फ्रीबीज का। जो प्रदेश काफी आगे क्षमता रखते आगे बढ़ गए हैं, उनके लिए कुछ चीजें दे देनी वो पॉसिबल है। जो प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाए, अगर रीस में उनकी नकल करते करते वही चीज देने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत गंभीरता से आ जाएंगे। अगर किसी अमीर के घर शादी हो रही है, वो बैंड बाजे के साथ कर रहा है और किसी कोई गरीब उसी का नकल करने की कोशिश करे तो हो सकता है बहुत। एक सवाल और लेता हूं, उसके साथ कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। क्या आपने कहा कि आपके घर में शादी है तो आपने कर्ज ले लिया, घबराने की बात नहीं, पर इसमें सामान्य दृष्टिकोण ये रहता है चरण सिंह जी कि मैंने कर्ज लिया, उसका भुगतान भी मैं करूंगा। ऐसा नहीं देखने में आता है कि मेरा बेटा या मेरे रिश्तेदार उस कर्ज का भुगतान कर देंगे। पर ये प्रदेश के संदर्भ में जो कर्जा वाला मामला है ना, इसमें ये देखने में आता है अपना समय काटो, अपने को कौन सा भरना है। जो मुख्यमंत्री आज है वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा,
तो जो कर्जा उठाया है बैंक वाले, उसके घर तो पहुंचने वाले नहीं है कि भाई साहब आप मुख्यमंत्री थे उस समय ये कर्जा लिया है, अब आपके घर की कुर्की करेंगे। क्या आप नहीं मानते इस संदर्भ में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमारे पूरे करने की होड़ मची हुई है पूरे देश में। हर वो राज्य जहां पे भाजपा सत्ता में नहीं है, उसे लग रहा है कि सत्ता में आने का सबसे सरल नुस्खा यही है, ओल्ड पेंशन स्कीम कर दो, अपना समय तो कट ही जाएगा, जब देने की बारी आएगी वो भुगत लेगा। तो थोड़ा इस दृष्टिकोण के संदर्भ में भी आप जैसा विद्वान व्यक्ति कुछ रोशनी दे दे तो हमारा कार्य सार्थक हो जाए। मैं आपसे एक विचार साझा कर रहा हूँ, हो सकता है आपके लोगों को अच्छी नहीं बात लगेगी, पर आप जानते हैं कि 2014 में जब फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हो रहा था जी, तो दूसरी सरकार थी सत्ता में जी, उनके मन में यह था कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम लोग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देंगे तो अगली इलेक्शन में हमारी सफलता तय है। जी। आप जानते हैं कि वो सच्चाई नहीं निकली। तो मैं कहने का प्रयत्न ये कर रहा हूं कि जो फ्रीबीज के कल्चर के नीचे आके ये सोचते हैं कि देश की जनसंख्या अनजान है, सच्चाई ये है कि बहुत चीजें काउंट होती हैं। सिर्फ ये फ्रीबीज के कारण जनता वोट नहीं देती है। तो उसी का एक कारण मैं जो नजरिया आपके सामने पेश करना चाहूंगा, आपने उसको थोड़ा सा टच किया था, एम्प्लॉयमेंट देना ज्यादा जरूरी है फ्रीबीज की जगह जी। उस पे हमारा सबका प्रयत्न होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट देने का तरीका एमएसएमई लघु उद्योग ही है। एग्रीकल्चर हम लोग अभी सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, पर अभी तक हम लघु उद्योग अपने हर यंग मैन को नहीं दे पाए। वहां पर अगर सारा प्रयत्न चला जाए तो आप देखेंगे देश बहुत खुशहाली। चरण सिंह जी लगभग हमारी उस बात के साथ आ गए। उन्होंने कहा कि आपने हल्के से छुआ, हमने पूरी तरीके से छूने की कोशिश की थी। हमने मनरेगा का जिक्र उसी अनुसार किया था कि आदमी को पैसा मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद है उसे मिलना चाहिए, पर अगर वो सक्षम है तो उसे मेहनत के एवज में मिलना चाहिए। अपंग है, बुजुर्ग है, अशक्त है, उसके संदर्भ में एक लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके घर तक सहूलियत पहुंचे। पर जो हट्टे कट्टे हैं, जवान है, मेहनत कश है, उनको वोट के लिए घर पहुंच सेवा, चाहे वो डीबीटी के तहत, चाहे जनधन खाते के तहत अगर पहुंच रही है तो इस पर ऐतराज होना चाहिए। हर दल को होना चाहिए, हर राजनीतिज्ञ को होना चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए। अगर देश इस सोच के साथ चलेगा तो शायद देश का भला होगा। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विचार परक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है, कसम जब उसने खाई हमने एतबार कर लिया, कसम जब उसने खाई हमने एतबार कर लिया, जरा सी देर जिंदगी को खुशगवार कर लिया। महशर इनायती ने जो ये बात कही, ये देश के राजनीतिज्ञों पर मुफीद है। अब वो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, हर कोई बताता तो यही है, वो जो कुछ भी कर रहा है हमारे लिए कर रहा है। तो आप विचार करें किसके लिए कौन क्या कर रहा है। और मुझे दीजिए आप, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।